हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ डाटाबेस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है वन लीनियर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के जितने भी टेक्निकल एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपका बेसिक सिविल और मैकेनिकल भी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप नहीं देखे हो। ठीक है, तो चलिए कुछ हम लोग यहाँ पे वन लीनियर के फॉर्म में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन तो नहीं देखेंगे, वन लीनियर के फॉर्म में कुछ पॉइंट देखा जाएगा हम लोग, जो एक तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो। तो थोड़ा सा क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं आपके पास, तो आई थिंक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले गैस इंजन के बारे में। गैस इंजन किस चीज़ पे वर्क करता है, तो आप याद रखिएगा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है आपका। ठीक है, गैस इंजन जो होता है आपका ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल जो इंजन होता है वो आपका ये भी आपका जो है ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। डीजल इंजन जो होता है आपका डीजल इंजन जो होता है वो आपका डीजल साइकिल पे वर्क करता है आपका। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने साइकिल का स्पेलिंग गलत कर दिया है, जस्ट 1 सेकेंड। तो डीजल इंजन आपका डीजल साइकिल पे काम करता है आपका। और गैस टरबाइन जो होता है वो आपका जूल साइकिल पे काम करता है। और आपका यहाँ पे जो है स्टीम टरबाइन, ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, आई थिंक आपको पता ही होगा, ये तो आपने बहुत सारे एग्जाम में देख ही चुका है। स्टीम टरबाइन जो होता है आपका रैंकिंग साइकिल पे काम करता है आपका। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए स्टीम टरबाइन होता है और इसी का एक मॉडिफाई वर्जन होता है आपका स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो होता है ये आपका मॉडिफाई फॉर्म होता है आपका। मॉडिफाई फॉर्म होता है किस चीज़ का, रैंकिंग साइकिल का। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी जो होता है गैस जो इंजन होता है जिसे हम लोग ऑटो साइकिल बोलते हैं, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है। मैं ये सब पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं आपके। ठीक है, और आपके भी आप चांसेस है कि आ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कौन सा होता है, तो ऑटो साइकिल को ही बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल को बोला जाता है। अब ऑटो में आप देख लीजिएगा ये दोनों आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कौन सा होता है ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है डीजल साइकिल का। ये एक तरीके से वन लीनियर पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट वर्किंग ये सब नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको एक वन लीनियर फॉर्म आई थिंक समझ लीजिएगा कि आपको हाँ लास्ट टाइम थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो ये हुआ। और यहाँ पे अब यहाँ से देखिए और भी क्वेश्चन आपके उठते हैं। आई थिंक बहुत सारे पीसीएल में भी आपने देखा होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर होता है आपका इंडिकेटेड पावर अपॉन ब्रेक पावर होता है आपका। ठीक है, और ये तो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी हुआ। इसी तरीके से ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं फार्मूले का, ये सब फार्मूला हो सकता है मे भी। ठीक है, ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी जो होता है ये आपका होता है आइसोथर्मल पावर होता है अपॉन ब्रेक पावर होता है आपका। ये आपका होता है आइसोथर्मल अपॉन ब्रेक पावर होता है। इसके बाद होता है आपका जो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी होता है। ये सब देखो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और जितने भी टीसीएस एग्जाम करा रही है या फिर जितने भी इनके वेंडर हैं, वेंडर का मतलब इसलिए जो पेपर बनाते हैं वो सब
जो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके ही जो है क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। ये बार डिप्लोमा का सिलेबस देखते हैं कि आपका बेसिक सिविल मैकेनिकल ऐड है, तो बस वो उनको बस ये नहीं होता है कि उस बुक से ही बनाना है, बस उनको पता चल गया कि ये सिलेबस में है डिप्लोमा में, और वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं स्टैंडर्ड बुक से। क्योंकि यार इजली लोअर लेवल में जो डिप्लोमा की हिंदी बुक है उससे पढ़ के क्वेश्चन फ्रेम करना, हर एक पॉइंट आपका नहीं वहाँ पे रहता है ना। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक आइसोट्रोपिक पावर हो जाएगा अपान ब्रेक पावर, ठीक है। तो ये हुआ। अभी यहीं से क्वेश्चन आपका पूछता है, देखो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जो होता है इसका अगर आपको पूछेगा, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रेक थर्मल की इफिशियंसी जो होती है वो आपका 25 से लेकर 35% होती है। और जो आपकी आईसी इंजन की इफिशियंसी होती है, आईसी इंजन की जो इफिशियंसी होती है इसको याद रखिएगा, ये भी आपका 30 से 35% होती है, ठीक है। और एक यहाँ पे फ्रिक्शनल पावर होता है आपका, ठीक है, एफ और पी इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल पावर ये होता है आपका इंडिकेट पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। ये फार्मूला पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। फ्रिक्शनल पावर बराबर जो होता है वो आपका इंडिकेट पावर माइनस ब्रेक पावर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहीं पे क्वेश्चन उठा लेता है आपका, जो इफिशियंसी होती है आईसी इंजन की जो इफिशियंसी होगी, मतलब मैकेनिकली जो इफिशियंसी होगी वो होता है आपका ब्रेक पावर अपान इंडिकेट हॉर्स पावर, ठीक है, या इंडिकेट पावर होता है। तो आप इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है आपका जो है एफ और पी मीन्स फ्रिक्शनल पावर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये है आपका क्या है, फ्रिक्शनल पावर है। और आईपी जो है वो आपका इंडिकेटेड पावर है। आपका आईपी क्या है, आपका इंडिकेटेड पावर है। और बीपी जो है वो आपका ब्रेक पावर है, ब्रेक पावर। इसी तरीके से जो मैकेनिकल इफिशियंसी होगी आईसी इंजन का, अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो उस कंडीशन में आपका जो होगा ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक हॉर्स पावर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रेक हॉर्स पावर भी बोल सकते हो और इंडिकेट हॉर्स पावर भी बोल सकते हो या फिर इंडिकेटेड पावर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए जो है आपका फ्रिक्शनल पावर और ब्रेक हॉर्स पावर, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के, मतलब कभी इंडिकेट पावर पूछ लेगा, कभी ब्रेक पावर, मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे याद रखिएगा, 2-3 का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं केरोसिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 10,500 किलो कैलोरी पर केजी होता है, ठीक है, इसका याद रखिएगा। और दूसरा हमारे हिसाब से पेट्रोल का याद रखिएगा, पेट्रोल का जो होता है वो लगभग 10,300 किलो कैलोरी पर केजी होता है आपका। और डीजल की हम बात करते हैं तो डीजल का लगभग 1,000 किलो कैलोरी पर केजी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एलपीजी का अगर पूछेगा, एलपीजी का, तो एलपीजी का जो है आपका 55 केजी जूल पर केजी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ डाटाबेस बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे खुद नहीं पता है कि मतलब कहाँ से क्या चीज़ें हैं, ठीक है, सब इसी में मिक्स करके बता रहा हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन अभी आ रहा है SW9 का और SWG 20 का और SWG 22 का। इसका जो है आपका ब्यास पूछा जा रहा है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है डायरेक्ट आपका ब्यास पूछा जा रहा है। तो इसका बस आप इन तीन का जो है थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर रखे रहिएगा। SW190 का होगा आपका इतना mm डाया होगा, और इसका याद रखिएगा इतना mm होगा। और SW स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये होता है आपका 0.711 mm होता है, ठीक है। मीन्स ये स्टैंडर्ड वायर जो गेज होता है ना, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका तार की मोटाई का,
ठीक है, तार की मोटाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मतलब हाई करंट मतलब उच्च धारा वहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा मतलब करंट जो है फ्लो होने की कैपेसिटी किस टाइप के SWG में होगी, तो याद रखिएगा SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 18 में होगी। ठीक है, मैक्स करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी होगी वो आपका SWG 18 में होगा। तो ये सब आपके क्वेश्चन हैं। और देखो यहाँ पे कुछ ड्राइंग से भी क्वेश्चन स्पेशली अभी देखने को मिल रहा है, तो आप ड्राइंग का भी देख लीजिएगा यहाँ से। ये जो है सिंबल है ये आपका डेंजर फॉर इलेक्ट्रिक शॉक के लिए है। ठीक है, ये जो सिंगल है आपका डेंजर फॉर इलेक्ट्रिक शॉक के लिए है। इसी तरीके से एक और सिंबल आपका होता है जो ये कुछ इस तरीके से करके होगा आपका। सिंबल से कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये होगा आपका लेज़र बीम का होगा आपका। ठीक है, ये लेज़र बीम का होगा। और इसको भी याद रखिएगा, ये तो आपको इजीली पता ही होगा, कुछ इस टाइप का होता है आपका। ठीक है, ये आपका बहुत सारे इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव, इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव हजार्ड। ठीक है, रेडियो हजार्ड। देखो हीटर के लिए आपका बहुत सारे हैं सिंबल, ये आपका एक तरीके से हीटर का है आपका। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो अभी। और भी मैं कुछ यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स सिंबल से। अगर सिंबल की बात किया जाए तो उसका कुछ मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ऑपरेशन के लिए हम लोग सर्कल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि सर्कल क्या है तो ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और त्रिभुज होगा, अगर त्रिभुज देगा तो ये हम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, और अगर इस तरीके से नैंड गेट के तरीके से मान लीजिए बना हुआ है तो ये हमारा इजली शो करता है डिले को। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर शो करता है तो ये आपका है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है आपका। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। और ये आपका अगर इस तरीके से आयत है तो ये आपका इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आँख है मछली जैसे तो इसका हम यूज़ करते हैं सर्च के लिए। अगर कुछ इस तरीके से है तो अगर ये है तो इसका यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो रोक के आप देखते रहिएगा। और ये जो सिंबल है ये आपका जो है ग्रैप्स के लिए शो किया जाता है। और कुछ इस तरीके का जो सिंबल है वो आपका होल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर आपको सिंबल देखने को मिलेगा तो ये जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं लोडेड हो चुका होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से मान लो कोई सिंबल मिलता है और इस तरीके से आपका ये प्लेन को शो करेगा आपका। ठीक है, और इस तरीके से अगर मान लो सिंबल मिलता है तो ये आपका रेस्ट को शो करेगा। और मान लो इस तरीके से अगर मिलता है सिंबल तो ये कहीं ना कहीं आपका सिलेक्ट को शो करेगा। अगर इस तरीके से होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो है एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो भी लोडिंग है एक तरीके से क्या है आपका इम्पटी है। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आपको सिंबल मिलता है तो ये कहीं ना कहीं शो करता है आपके पोजीशन को। ठीक है, अगर इस तरीके से सिंबल मिलता है आपको आई थिंक तो ये आपका असेंबल के लिए यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, अगर यू मिलता है आपको तो ये मेनली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और एक अगर यहाँ पे हो, देखिए यहाँ पे डबल यूज़ किया जाए तो असेंबलर होता है, सिंगल अगर यूज़ होगा तो ये हो जाएगा आपका डिसअसेंबल। ठीक है, तो ये सब है आपका, बाकी और भी चीज़ें हैं आपके। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ वोल्टेज होते हैं और उनका कुछ स्पेस है। आज के टाइम में ये भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मान लो अगर 6.6 kV का कोई वोल्टेज है तो उसका जो स्पेस होगा, ठीक है, वो आपका 76 mm होगा। ठीक है, मतलब इतना स्पेस, मतलब ये आपका वर्किंग वोल्टेज है आपका। ठीक है, वर्किंग वोल्टेज अगर मान लो उस हिसाब से देता है और ये आपका स्पेस को शो करेगा, यानी स्पेसिंग को। 6.6 kV की कोई लाइन है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 76 mm होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 11 kV हो गया तो उसके बीच का जो डिस्टेंस हो आपका 101 होना चाहिए। अगर 33 kV है तो उसके हिसाब से आपका 100 ये आपका 150 से लेके 180 mm होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 66 kV है आपका 132 kV है
और 220 kV है, और उसके बाद 220 के बाद आप सीधे जो है 765 ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो डायम ये होता है आपका 220 mm होगा, और ये होगा 240 mm, और इसका ले लीजिएगा 270 से लेकर 280 mm होता है, और ये होता है 300+ mm होता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्किंग वोल्टेज है और उनका कुछ स्पेस दिया गया है। तो यहाँ से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा डाटा ही प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जो भी टीसीएस बनाएगा आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारा डाटा जो है मैं स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। अब एक एक पर्टिकुलर बुक को अगर बताया जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई, चलो अब इसको हम मिटाते हैं। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लो अभी ये तो डिस्टेंस के बीच का था ना, कि दो तारों के बीच की दूरी। अब क्लियरेंस की बात करते हैं। क्लियरेंस का मतलब ग्राउंड से, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है और टावर जा रहे हैं, तो ग्राउंड का क्लियरेंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 33 kV के लिए अगर देखो पूछेगा ना, तो 5.118 मीटर मारिएगा, अगर फीट में आता है तो आपका 17 फीट होगा, ठीक है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, मीटर को भी याद रखना है और आपको फीट को भी याद रखना है। बहुत लोग जो है मीटर को याद रखते हैं, फीट को नहीं याद रखते हैं, तो क्वेश्चन फीट से ही पूछ लेता है। तो आपको थोड़ा सा भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। 66 kV के लिए अगर देखिए पूछता है ना, तो आपका इजिली ये इतने मीटर का होगा और ये आपका 18 फीट चाहिए हमें, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 132 kV की अगर हम बात करते हैं तो 6.1 मीटर चाहिए, लेकिन जो फीट होगी वो 20 फीट चाहिए हमें। सेम अगर 220 kV की हम बात करते हैं तो ये हमें 7.0 मीटर चाहिए, और 23 फीट हमें जो है फीट, ये आपका मीटर है और ये फीट, ठीक है। जिसमें अगर पूछेगा आप देख लीजिएगा, 400 kV की मान लो लाइन है तो उस कंडीशन में 8.84 मीटर चाहिए, यानी अगर फीट की हम बात करें तो 29 फीट चाहिए हमें, ठीक है। 765 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका चाहिए 12.12 मीटर, यानी 40 फीट चाहिए। ये क्लियरेंस की बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोगों ने जो पीछे देखा है ना, वो आपका दो तारों के बीच का डिस्टेंस था, कि मतलब इतना वोल्टेज होगा तो कितना स्पेसिंग जो मैंने बताया, ये क्लियरेंस है आपका, ठीक है। ये क्लियरेंस है आपका। क्लियरेंस का मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन से जो टावर जाती है ना, ग्राउंड के बीच मतलब कितना दूरी होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आपके पास से ही जाए तो आपको इजिली पता है ई बराबर जो होता है वो आपका V/D होता है ना, तो आई थिंक आप समझ रहे हो, जो पर डिस्टेंस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो आपके स्पेस से ज़्यादा, मतलब अगर कम होगा तो इजीली आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस कम मीन्स ई जो होगा वो ज़्यादा होगा आपके, मतलब एक तरीके से आपके बॉडी से जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या वो आपका कहीं ना कहीं पास करेगा, मीन्स हमारे लिए एक तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स भी यहाँ पे काम करते हैं, तो आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्लियरेंस भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे भी 132 kV 66 kV की लाइन है, तो इजीली आप समझ सकते हो, थोड़ा सा भी टच हुआ तो इजीली आप आई थिंक समझ ही रहे हो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा। ये क्लियरेंस का मैंने बताया कि क्लियरेंस कितना होना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है। और ये हो गया। अभी आप नेक्स्ट देख लो, एक चीज़ और यहाँ पे देख लो। अभी देखो क्या है ना कि अभी दो तरीके से और क्वेश्चन आ रहा है आपका। मान लो ये गली है, ठीक है। एक तो गली के पार पूछ ले रहा है, और कभी कभी गली के समांतर जाने पे मतलब जो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो उसका मतलब एक तरीके से क्लियरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गली है, तो गली के पार से अगर मतलब गली के आर पार अगर मतलब कोई ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे देखना है। और दूसरी जो है, मान लो गली के समांतर अगर जाता है, ठीक है, ये हम समांतर ले लेते हैं, और ये क्या हम ले लेते हैं आर पार, ठीक है। दो केस से क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैंने सेशन इसीलिए लिया है शॉर्ट नोट्स में, ताकि कुछ डाटा भी जो है और डाटाबेस आपको बताया जाए। वैसे डाटाबेस तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली अब सबको इंडिविजुअल लिखाना थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है, हर एक चीज़ को कंटेंट को एक साथ कलेक्ट करना, ठीक है। देखो अगर लो वोल्टेज और मीडियम के लिए अगर पूछेगा, आपको ऐसे ही पूछेगा। लो और मीडियम में इजिली 11 kV 22 kV 33 kV, ठीक है। अंडर 33 से 66 kV तक कहा जाएगा आपका, ठीक है। 11 से 66 kV के बीच का मतलब लो टू मीडियम आप समझ सकते हो, इस हिसाब से वेरी कर लीजिएगा। तो ये हमारा पास होना चाहिए 5.8 मीटर, यानी डायरेक्ट फीट में अगर पूछेगा तो 19 फीट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन अगर पार कर रही है किसी गली को, तो उसके बीच का जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो आपका 5.8 मीटर होगा, यानी 19 फीट होना चाहिए लो और मीडियम वोल्टेज के लिए।
ज़्यादातर आपको लो मीडियम वोल्टेज ही देके पूछेगा गली के आर पार, ठीक है ना। तो आप 11 से 66 के बीच वेरिएशन का लीजिएगा। लो में आप इजिली 11 के बीच से कम रखिएगा, ठीक है। और मीडियम में आप 22, 23, 22, 33 और 66 रख लीजिएगा। तो ये आर पार के लिए हुआ। अगर मान लो समांतर अगर जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, 5.5 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 फीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट एक हाई वोल्टेज का पूछ लेगा आपको। तो हाई वोल्टेज के लिए याद रखिएगा 6.1 मीटर होता है, यानी 20 फीट होगा आपका। ज़्यादातर अभी देखो लो मीडियम और हाई से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखे हुए क्वेश्चन, अभी इसी से ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और सभी कंपनी एक ही है, सब घुमा फिरा के आपका एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 20 फीट है और ये आपका गली के समांतर जाएगा तो 5 आपका 8 मीटर 19 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हैं अभी, तो इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है कुछ 5 एम्पियर के सॉकेट है, और यहाँ पे कुछ आपके 15 एम्पियर के सॉकेट, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी ये भी अभी आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। बहुत पीसीएल में ही शायद मिला हुआ था क्वेश्चन। 5 एम्पियर की सॉकेट कहाँ पे कितना यूज कर सकते हैं, 15 एम्पियर की सॉकेट कहाँ पे कितना यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए अगर आपके पास बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम में आप इजिली 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। बेडरूम में जो है 5 एम्पियर का सॉकेट आप 2 भी लगा सकते हो। मिनिमम 2 तो होना चाहिए बेडरूम में। एक तो नॉर्मली आपका कूलर वूलर के लिए यूज़ कर सकते हो, या रूम हीटर्स के लिए, नहीं नीचे जो भी आप नीचे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रूम हीटर्स के लिए भी कर सकते हो, आपका कूलर्स के लिए भी कर सकते हो, प्रेस व्रेस के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 2 से 3 तो आपको 5 एम्पियर का चाहिए ही चाहिए। 15 एम्पियर का तो एक तो चाहिए आपको, ठीक है, हैवी चीज़ें चलाना चाहते हो आप, ठीक है, बेडरूम के लिए होगा। और जो इम्पोर्टेंट है जो आपका पूछा जाएगा वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बेडरूम के याद रखना है। किचन के लिए 5 एम्पियर आपका यूजली एक ही है, बहुत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है 15 एम्पियर का सॉकेट हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। ये किचन वाला इम्पोर्टेंट है आपका। फिर आपका बाथरूम का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाथरूम के लिए जो है इजिली 15 और 5 एम्पियर का एक सॉकेट ले लो, और 15 एम्पियर का भी एक सॉकेट आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली सब में जो है ना आपका 5 एम्पियर का और 15 एम्पियर का एक एक होगा। जितना भी देखो, बेडरूम का आपको याद रखना है और किचन का याद रखना है, बाकी जितने का आएगा ना तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, दोनों का एक एक होगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, लगभग सबका एक एक होगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन आपका इंडस्ट्री से दे दे, व्हाट्सएप से दे, जो भी घुमा के दे दे। तो आई थिंक बस आप इन दोनों को याद रखिएगा, और इसके बाद जो भी आता है ना आप 1:1 का रेशियो करके थोड़ा सा यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग कल भी देख लेंगे, ठीक है। कल भी हम लोग कुछ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे इशू रहता है मेरे पास, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे, साथ में डाटाबेस भी और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके पास, ठीक है, जो आपके साइड बाई साइड थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।